दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी किसी के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो उसके साथ उस इंसान का बात करने का तरीका, बोलचाल, यहाँ तक कि व्यवहार भी अचानक से बदल जाता है। हालांकि ये बात सबके लिए सच साबित नहीं होती है, लेकिन 99% में ये सच साबित होती है। इसको अच्छे से समझाया गया है मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में, जिसका पहला पार्ट मैं इससे पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बुक के 5 में से 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से एक यंग एंटरप्रेन्योर अपनी अचानक से आई हुई संपत्ति को संभाल नहीं सका और देखते ही देखते अपनी हरकतों की वजह से आई हुई संपत्ति को उड़ाकर गरीब बन गया। वहीं एक और देखा जाए तो एक सफाई कर्मचारी अपनी सेविंग करने की आदतों की वजह से किस तरह से अंत में मिलेनियर बन चुका था। जिस किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को देखने के बाद ही इस वाले दूसरे पार्ट को आगे देखें। आज मैं आपको बाकी के 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस तरह मॉर्गन हसल ने पैसे के मनोविज्ञान में लोगों के व्यवहार के बदलाव के बारे में बताया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इस बुक से सीखने को मिलती है वो ये है, नो वन इज क्रेजी, यानी कि कोई भी मूर्ख नहीं है। कुछ लोग आपको पैसे को उड़ाते हुए भी मिलेंगे, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हुए मिलेंगे। हर एक का एटीट्यूड पैसे को लेकर अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो खर्च हो जा रहा है। क्योंकि हम ये सोचते हैं जो भी है बस उसको अच्छे से एंजॉय कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फिर बड़े स्कूल के बारे में सोचते हैं। अगर आप सभी के पास ये पहले से ही है तो उन सारी चीज़ों की कद्र करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों के लिए एक सपना ही है। मॉर्गन हसल एक बड़ी बात बताते हैं कि चाहे मिडिल क्लास हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता है। वो अपनी सिचुएशन और इमोशन से अफेक्ट होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेता है। ऐसा भी हो सकता है मैं जो फैसले लूँ वो आपको बेवकूफ़ी भरे लगें या फिर आपके फैसले मुझे बेवकूफ़ी भरे लगें। तो हमारी ग्रोथ निर्भर करती है हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन होती है या फिर सिचुएशन चल रही है या फिर इमोशंस जो हैं उसमें अपने डिसीजन कैसे लेते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर माइंड में रखिए किसी ना किसी ने तो शेयर बेचा है। अगर आपने वो शेयर खरीदा है तो सस्ता समझकर खरीदा है, और किसी और ने अगर बेचा है तो महंगा समझकर ही बेचा है। लेखक का कहना है लोगों को ये लगता है कि वो एक बढ़िया डील कर रहे हैं, और हो सकता है उस समय के लिए वो एक बढ़िया डील भी हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़ॉन के शेयर लिए होंगे तो वो 2600% के फ़ायदे में बैठा होगा। ये भी हो सकता है किसी ने ना लिए हों, और ये भी हो सकता है लेकर किसी ने जल्दी बेच दिए हों। ले देकर लेखक का ये कहना है कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान इतना मूर्ख नहीं है। पैसे को लेकर कोई भी वो डिसीजन आसपास के हालात और इमोशन के हिसाब से ले रहा होता है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं रिस्क वर्सेस मेहनत। चौथी लर्निंग ये है, पैसा जितना आ जाए उतना कम है, यानी कि पैसा कभी भी काफ़ी नहीं होता है, लेकिन ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए ऑथर ने कोलकाता के 40 साल के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल भी लिया है, जिसमें कहा है अनाथ होने के बावजूद एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे रजत गुप्ता। 2008 में उनके पास $100 मिलियन भी थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के जरिए ही काफ़ी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे, और अपने लालच की वजह से वर्षों से बनाई हुई रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। बोर्ड मीटिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच देते थे, और इसी के कारण इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया था। रजत गुप्ता के इस एग्जाम्पल से लेखक ने समझाया है कि किस तरह से एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद भी वो दूसरा फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव करना चाहते थे, और इस लालच के चक्कर में रुकते नहीं हैं, और लालच की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। ज़्यादा पैसों का लालच और दूसरों से पैसों का कंपैरिजन आपकी अपने जीवन
की शांति, चैन, सुकून सब कुछ छीन लेगा और जो इस वक्त का सुकून है वो भी खो बैठोगे। पांचवी और आखिरी लर्निंग जो इस बुक से मिलती है वो ये है, लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। भाग्य और जोखिम दोनों एक साथ चलते हैं और हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखक ये बताते हैं, 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे तो पूरी दुनिया में उन्हीं के जैसे 30 मिलियन स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली मजबूती की वजह से वो लेक सेंट स्कूल में जाते थे। यही एक स्कूल था जहां बच्चों को सीखने के लिए कंप्यूटर था और ये बात बिल गेट्स भी अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। वो उस समय के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि अगर लेक सेंट स्कूल ना होता तो उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ना होती। बिल गेट्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत से फैक्टर थे, उसमें लक भी एक फैक्टर था। वो अपने दोस्त कैंट के बारे में बताते हैं, अगर उसने भी स्कूल छोड़ दिया होता तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी के कारण वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया और जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया तो उसकी अपनी जान चली गई, यानी कि उसने अपनी खुद की जान गंवा दी जब वो कंप्लीट एजुकेशन लेने के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया था। वैसे तो माउंटेन क्लाइंबिंग में लाखों लोग जाते हैं और उसमें किसी एक की जान जाती है। रिस्क ली कैंट ने क्लाइंबिंग के लिए, जो दुनिया का बड़ा जोखिम वाला काम था और वो दुनिया ही छोड़कर चले गए। इसलिए जीवन में सक्सेस होने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। रिस्क, लक, मेहनत उसमें से एक ही है, तब जाकर लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसा आ चुका है तो आप विनम्र बने रहिए और अगर नहीं आया है तो कोशिश करते रहिए। मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप इस बुक को खरीद कर रीड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीदना ना भूलें, उसमें आपको कुछ % रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगली वीडियो आपको किस में चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी फाइनेंशियल लर्निंग के साथ। और इस बुक से आप लोगों को क्या सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। लव यू ऑल गाइस, मनी ग्रेडियंट। और हाँ, बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। मनी ग्रेडियंट।